हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बूस्ट में। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, लगभग जो सभी एग्ज़ाम हैं वो बस अब होने ही वाले हैं और कुछ की तो डेट आ गई और कुछ की आने वाली है, बाकी है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस की, तो इन्होंने 27 नवंबर से पेपर बता रखे हैं। तो लगभग मैं आज से बात करूँ तो 1 मंथ बाकी रह रहा है और राजस्थान पुलिस की तो डेट आ भी चुकी है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे वो सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे जो दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में या किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर मैथ की बात करूं तो मैथ के लगभग हर टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन उनमें से भी वो मेन टॉपिक जो 1 या 2 नंबर के आते ही आते हैं तो वो हम पहले करेंगे। ऐसे ही रीजनिंग में तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, राम मंदिर। करंट अफेयर का टॉपिक राम मंदिर। राम मंदिर दोस्तों अपने आप में पूरा इतिहास समेटे हुए है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया ढंग से राम मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं राम मंदिर का इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, बात करते हैं राम मंदिर के बारे में जो अपने आप में एक अनोखा इतिहास समेटे हुए है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि इसके दो कारण थे आज ये टॉपिक स्टार्ट करने के। एक तो राम मंदिर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आने के 99% चांस एग्ज़ाम में बनते हैं। और एक इस चैनल की ये पहली वीडियो है, तो अगर कोई भी चीज़ राम से स्टार्ट हो तो उसका तो अलग ही मज़ा है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं शुरू से लेके लास्ट तक हर चीज़ पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, 1526 की बात है। राम मंदिर तो बना था 12वीं सदी में, लेकिन दोस्तों जब इसका मसला स्टार्ट हुआ 1526 में, 1526 की बात है, बाबर भारत आता है आक्रमण के लिए। इसके बाबर जो था, इसके पूर्वज भी भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो जब आए तो उनका मकसद था लूटना। मतलब आए, युद्ध किया, जीते, लूटे और चले गए। लेकिन बाबर जब आया तो इसका जो इरादा था वो था भारत पर शासन करने का। तो बाबर 1526 में आता है और पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर जीत जाता है। तो ये युद्ध भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि ये ऐसा पहला युद्ध है जिसमें किसका, तोप का यूज हुआ था। किसका यूज हुआ था दोस्तों? तोप का। बाबर ने पहली बार इस युद्ध में तोप का यूज किया था, गोले का यूज किया था। तो बारूद का जो आविष्कार था वो तो पहले भी हो चुका था, लेकिन बारूद का ऐसा यूज बाबर ने पहली बार पानीपत के युद्ध में किया। और दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बारे में बता दें तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। और ये ऐसा पहला और आखिरी, यहाँ लिख देता हूँ, इब्राहिम लोदी पहला और आखिरी ऐसा सुल्तान था इब्राहिम लोदी फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा सुल्तान था जो युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि पहला सुल्तान, पहला और आखिरी ऐसा सुल्तान जो युद्ध स्थल पर मारा गया या वीर गति को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों उसका नाम है इब्राहिम
लोधी। फिर इसने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा और वो किस किस के बीच हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध किया और वो किस किस के बीच हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच। और इसमें भी बाबर क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। दोस्तों ये युद्ध भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि राम मंदिर का जो मसला स्टार्ट होता है वो इसी युद्ध से होता है। आगे बातें करेंगे इसकी। 1529 में दोस्तों बाबर ने घाघरा का युद्ध किया और वो किन किन के बीच हुआ, वो दोस्तों हुआ अफगानों और बाबर के बीच। इसमें भी इसने 4 युद्ध किए और चारों युद्ध में इसने जीत हासिल की। और 1530 में आके बाबर की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो दोस्तों मैंने कहा 1528 का जो युद्ध था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी एक कहानी है दोस्तों। बाबर का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मीर बाकी। क्या नाम था उसका, मीर बाकी। तो दोस्तों 1528 का जो युद्ध जीतने के बाद बाबर अपने सेनापति को बुलाता है और कहता है कि भाई एक मस्जिद का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। तो मीर बाकी क्या करता है, 1528 में एक मस्जिद बनवा देता है। और 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया जाता है, बाबरी मस्जिद रख दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1528 में वो मस्जिद बनी और 1528 से ही मसला स्टार्ट हो गया। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे तो राम मंदिर हुआ करता था, इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो दोस्तों 1528 में बाबरी मस्जिद बनती है और 1530 में उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया जाता है। किसके द्वारा बनाई जाती है, वो बनाई जाती है बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा। तो दोस्तों चलते चलते 1553 में जब इसका पहली बार इस भूमि पर विवाद कब होता है, वो होता है 1553 में। अवध के नवाब होते हैं एक, वो बैठक बुलाते हैं। तो उसमें मुस्लिम समुदाय के विद्वान और हिंदू समुदाय के विद्वान और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जब उनमें विवाद हो रहा होता है तो राम मंदिर का मसला खड़ा होता है और उस पर विवाद हो जाता है। तो कह सकते हैं कि पहली बार जब विवाद हुआ कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 1853 में। तो दोस्तों फिर 1859 में विवाद चलते चलते 1859 में जब थोड़ा विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है तो दोस्तों 1859 में जो शासन था वो अपने पे अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जितनी भी वो भूमि थी उस पर बाड़ लगा दी, तारबंदी कर दी। और जो मुस्लिम समुदाय है उनको कहा कि आप जो ढांचे के अंदर, जो विवादित ढांचा था, जो मेन पार्ट था, उसके अंदर पूजा करो, मतलब नमाज अदा करो। और जो हिंदू हैं वो इसके बाहर पूजा करेंगे। दोनों को परमिशन मिल जाती है, एक ढांचे के अंदर और एक बाहर। फिर दोस्तों 1855 में 1885 में एक महंत होते हैं रघुवर दास जी। उन्होंने क्या किया कि पहली बार केस किया, और वो केस किस लिए किया था, कोई ज़्यादा बड़ा केस नहीं था। इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था कि भाई हम बाहर क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बाहर पूजा कर रहे हैं। तो बारिश के मौसम में आंधी तूफान या बारिश आती है तो हम अच्छे से पूजा नहीं कर पाते, तो हमें बाहर एक छत बनानी है और हमें इसकी परमिशन दी जाए। लेकिन कोर्ट ने दोस्तों ये इनका जो मुकदमा था ये क्या कर दिया, ये खारिज कर दिया जाता है कि नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। तो दोस्तों 1885 के बाद 1934 में मस्जिद का कुछ हिस्सा गिरा दिया जाता है। तो अंग्रेजों का ही शासन था, तो उन्होंने क्या किया, संभालते हुए, सारी चीज़ों को संभालते हुए उन्होंने वो रिपेयर करवा दिया। तो दोस्तों तब तक तो ठीक चल रहा था, दंगे होते थे, थोड़े होते थे, लेकिन एक लिमिट में होते थे। लेकिन दोस्तों जब 23 दिसंबर 1949
ये तारीख दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 23 दिसंबर 1949 को जो मेन पार्ट है जहाँ पे मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता था, जो विवादित ढांचे का मेन पार्ट था, इनर पार्ट था, उसमें दोस्तों रामलला की एक मूर्ति मिलती है, राम जी की एक मूर्ति मिलती है। और दोस्तों वो मिलते ही इतने बड़े दंगे होते हैं, इतना बड़ा विरोध होता है कि वो पूरा एरिया बैन कर दिया जाता है। इतना बड़ा दंगा होता है कि जो पूरा एरिया था वो क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बैन कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी किसी का भी आना अलाउ नहीं है। मतलब ना तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय क्या करेंगे, नमाज करेंगे, और ना ही यहाँ पे हिंदू क्या करेंगे, पूजा करेंगे। और दोस्तों इस दंगे में ना लगभग 2 से 3 हजार लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों 1949 में ये बैन हो जाता है पूरी तरह, वहाँ पे कुछ नहीं होता, किसी भी आदमी को वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों 1950 में चलते चलते उससे 1 साल बाद लगभग 1950 में महंत रघुवर दास जी फिर केस करते हैं। और दोस्तों वो केस किस लिए करते हैं कि जो बैन है वो हटवाने के लिए वो अपील करते हैं कि ये बैन हटा दिया जाए और हमें पूजा की करने की इजाज़त दे दी जाए। तो जैसे ही दोस्तों 1949 में बैन कर दिया जाता है, पूरा एरिया बैन हो जाता है। 1950 में महंत रघुवर दास जी फिर केस करते हैं और कहते हैं कि भाई इस बैन को हटा दिया जाए, हमें राम जी की यहाँ पे क्या करनी है, पूजा करनी। तो दोस्तों 1950 में महंत रघुवर दास जी केस करते हैं कि भाई बैन को हटा दो। और दोस्तों आते आते 1959 में निर्मोही अखाड़ा केस करता है कि उस पे हमारा अधिकार है, वो ज़मीन हमें दी जाए। और यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों केसों का सिलसिला। 1961 में सुन्नी बोर्ड केस करता है कि वहाँ पे तो मस्जिद ही थी और वो पूरा का पूरा जो ज़मीन थी या सारा एरिया था वो हमारा होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों चलते चलते 1985 में विश्व हिंदू परिषद का गठन होता है। और इसका गठन किस लिए किया जाता है दोस्तों, ताकि जो रामलला है उनको जल्दी से जल्दी क्या मिल सके, न्याय मिल सके और उनकी पूजा जल्दी से जल्दी आरंभ हो सके। तो दोस्तों 1986 में फैजाबाद कोर्ट का फैसला आता है, मतलब फैसला तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने कहा कि वहाँ जो है वो हिंदू पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही फैजाबाद कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ पे हिंदू पूजा कर सकते हैं, तो दोस्तों जो मुस्लिम समुदाय था उनमें विरोध का माहौल पैदा हो गया। और लाजमी था, होना भी था कि भाई जब वहाँ से स्टार्टिंग से दोनों जो लोग हैं, दोनों जो समुदाय हैं वहाँ पे पूजा कर रहे हैं और फिर किसी एक को बोल दिया जाए कि आप यहाँ पे पूजा कर सकते हो, तो वहाँ पे विरोध का माहौल तो होना लाजमी है। तो दोस्तों इसी फैसले के उस पर मुस्लिम समुदाय ने एक कमेटी बनाई, वो थी दोस्तों बाबरी मस्जिद कमेटी। और ये कब बनी, ये बनी दोस्तों 1986 में। और दोस्तों इसी दौरान एक और कमेटी बनती है रामलला विराजमान। और दोस्तों ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रही होती है किसको, उस मूर्ति को या रामलला को, जो मूर्ति मेन पार्ट में निकली थी, जहाँ पे जो मेन पार्ट था अपना, वहाँ पे जो मूर्ति निकली थी, ये मूर्ति उसको क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। और 1989 में दोस्तों क्या होता है, कामेश्वर चौपाल जी, एक दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल जी पहली बार वहाँ पे क्या करते हैं, मंदिर का शिलान्यास करते हैं, एक ईंट रखते हैं और बोलते हैं कि मंदिर तो क्या यहीं बनेगा, मंदिर कहाँ बनेगा, मंदिर तो यहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ तक 1989 तक शिलान्यास हो जाता है। पहली बार अगर पूछा जाए शिलान्यास कब हुआ, तो पहली बार दोस्तों पहली जो ईंट रखी गई थी वो 1989 में रखी गई थी। और किसके द्वारा रखी गई थी,
कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा रखी गई थी। और 1989 में ही दोस्तों एक केस और होता है, और वो केस करने वाले उनका नाम है रिटायर जज देवकी नंदन अग्रवाल। तो दोस्तों जो रिटायर जज देवकी नंदन अग्रवाल है वो केस करते हैं, और वो किस रूप में केस करते हैं, वो केस करते हैं राम के मित्र के रूप में, राम के मित्र के रूप में केस करते हैं। दोस्तों 1989 में ये सब कुछ हो जाता है। जैसे ही 1990 आता है तो दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी, सभी जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी एक रथ यात्रा निकालते हैं, और जो वो रथ यात्रा है वो कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों, तो मैं सामने ही लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक ये रथ यात्रा निकाली जाती है। और इस रथ यात्रा का उद्देश्य जो होता है दोस्तों, वो होता है हिंदुओं को एकजुट करना, कि भाई सब एकजुट हो जाओ, हमें राम मंदिर बनाना है। और दोस्तों इस रथ यात्रा से बहुत ज़्यादा विरोध होता है, इस रथ यात्रा का बहुत ही ज़्यादा विरोध होता है। और इस विरोध को देखते हुए दोस्तों 1991 में उस टाइम जो सरकार थी तो वो थी कल्याण सिंह जी की। इन्होंने क्या किया, 1991 में उस सारे मामले को अपने हाथ में ले लिया। तो आते आते 1992 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों, याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। 6 दिसंबर 1992 को ऐसी घटना घटती है कि विश्व हिंदू परिषद और अनेकों हजारों कर सेवकों के द्वारा जो मस्जिद थी वो गिरा दी जाती है, मस्जिद को गिरा दिया जाता है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा विरोध दंगे हो जाते हैं। तो दोस्तों उस टाइम जो सेंटर में सरकार थी वो थी कांग्रेस की, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे वो थे पीवी नरसिंह, और जो राष्ट्रपति थे हमारे वो थे शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों इनकी तरफ से, या मैं कहूँ कांग्रेस की तरफ से या पीवी नरसिंह जी की तरफ से एक सुझाव आता है। ये क्या देते हैं, ये एक सुझाव देते हैं और बोलते हैं कि भाई मामले को तो किसी ना किसी तरह से निपटाना है, तो क्यों ना एक काम करो कि वहाँ पे मंदिर भी बनवा दो, कुछ जगह में मंदिर भी बनवा दो, कुछ में मस्जिद बनवा दो, कुछ जगह में लाइब्रेरी बनवा दो, और कुछ में म्यूजियम बनवा दो। और उसे मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो टूरिस्ट प्लेस बनवा दो। तो ये इन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे पीवी नरसिंह, इन्होंने सुझाव रखा, लेकिन वो सुझाव भी लोगों ने क्या कर दिया, मानने से मना कर दिया। क्योंकि उनकी तो एक ही क्या था, एक ही इच्छा थी कि भाई पूरी की पूरी जो जमीन होनी चाहिए वो हमारी थी। फिर दोस्तों क्या होता है, उसके 10 दिन के बाद, लगभग 10 दिन के बाद 16 दिसंबर 1992 को इलाहाबाद कोर्ट द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम था लीब्रहान आयोग। और इनके 3 जजों की एक बेंच तैयार करता है, और उनके जो अध्यक्ष थे वो थे लीब्रहान जी। तो दोस्तों ये आयोग क्या करता है, ये अपने किसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग उसको बुलाता है और कहता है कि भाई आप जाओ वहाँ पे और देखो, खुदाई करके देखो कि वहाँ क्या था, क्या मामला है, सब हमें बताओ। तो दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट देता है, पुरातात्विक विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। और वो जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि ये बोलता है कि 1200 में मंदिर था, भी 12वीं जो सदी थी उसमें मंदिर था, ये कन्फर्म है कि हमने खुदाई करके देखा और उसमें मंदिर के अवशेष मिले हैं। लेकिन 1500 में वहाँ मस्जिद भी थी, लेकिन 1500 में वहाँ मस्जिद भी थी।
इतना ये कह देता है और बोलता है कि 1200 से और 1500 के बीच, 1200 से 1500 के बीच क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। तो इनकी रिपोर्ट आती है कि भाई 1200 में मंदिर था, 1500 में मस्जिद थी, लेकिन इन दोनों के बीच 1200 से और 1500 के बीच क्या हुआ ये हमको नहीं पता। भाई वो मंदिर था वो अपने आप भाई गिर गया या मीर बाकी ने उसको गिरा के मस्जिद बनाई थी, लेकिन ये कन्फर्म है वहाँ कभी मंदिर भी हुआ करता था। भाई अपने समय पे मंदिर था और अपने समय पे क्या थी, मस्जिद थी। तो इसकी रिपोर्ट को भी क्या कर दिया जाता है, कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं मानी जाती। तो दोस्तों आते आते 92 से 2010 तक, और दोस्तों इसको लिब्रान आयोग को कहा जाता है कि भाई आप अपनी 3 मंथ है आपके पास, 3 महीने हैं, उसमें आप अपना क्या करो, फैसला सुनाओ। लेकिन ये फैसला करता है लगभग 18 साल, 17 से 18 साल में 3 महीने का कहा जाता है, 3 मंथ का नाम लिया जाता है कि फैसला सुनाओ। लेकिन दोस्तों इसे लग जाते हैं लगभग 17 से 18 साल बाद। इलाहाबाद कोर्ट दोस्तों 30 दिसंबर 2010 को पहला फैसला आता है राम मंदिर के मामले में। इलाहाबाद कोर्ट फैसला देता है, वो कहता है, क्या फैसला देता है कि जो राम मूर्ति वाला पार्ट है, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो राम मूर्ति वाला पार्ट है, मतलब जो मेन एरिया जहाँ पे राम की मूर्ति मिली थी वो एरिया दे दिया जाता है रामलला विराजमान को। और जो सीता रसोई और राम चबूतरा जिस पे लोग बोलते हैं कि हमारे राम जी क्या करते थे, खेलते थे, वो पार्ट, ये पार्ट दे दिया जाता है निर्मोही अखाड़ा को। और दोस्तों जो बचा हुआ सारा पार्ट है, जो बच गया वो पार्ट दे दिया जाता है सुन्नी बोर्ड को। लेकिन दोस्तों ये फैसला आता है और इससे भी जो ये तीनों कमेटी थी ये खुश नहीं होती। तो दोस्तों 2010 में इलाहाबाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और 3 पार्ट में वो ज़मीन बांट दी जाती है। लेकिन दोस्तों उस फैसले से लोग नाखुश थे, इसीलिए दोस्तों 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट फैसले पर रोक लगा देता है और बोलता है कि जो इलाहाबाद कोर्ट का फैसला था वो अमान्य होगा। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है तब उसे लगता है कि उस केस में लोगों को न्याय ना मिला हो या वो फैसला गलत हुआ हो। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करने का एक कारण था दोस्तों, वो ये कारण था, इन्होंने कहा कि भाई जब तीनों कमेटी मांग कर रही हैं कि वो सारा का सारा हमें चाहिए, या कोई कह रहा है मेन पार्ट हमें चाहिए, कोई सारा मांग रहा है, तो आप तीनों को डिवाइड कर कैसे सकते हो, ये तो भाई जो उन्होंने केस किया है वो तो उन्हें मिला ही नहीं, तो हम इस फैसले को क्या करते हैं, रद्द करते हैं। तो और वो पेंडिंग में, इस फैसले को पेंडिंग में डाल देते हैं। तो दोस्तों फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी जी केस करते हैं कि भाई ठीक है, आपने इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला था वो क्या कर दिया, वो रद्द कर दिया, लेकिन अब इस मामले को पेंडिंग में क्यों डाला हुआ है, आप इस मामले को क्या करो, आप इसको सोल्व करो जल्दी से जल्दी। स्वामी जी ये केस डाल देते हैं। तो दोस्तों मार्च 2017 में अपने जो चीफ जस्टिस होते थे वो थे JS खेर। तो दोस्तों इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, इन्होंने कहा कि भाई ये जो मामला है इसको बाहर क्या कर लो, सुलझा लो, बाहर सोल्व कर लो, क्योंकि कोई भी लगा लो, अगर कोर्ट में केस जाता है तो 2 पार्टियां होती हैं, तो उनमें से तय है कि एक पार्टी हारेगी और एक जीतेगी। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन होगा तो कन्फर्म है एक ना एक तो हारेगी, या तो मुस्लिम समुदाय हारेगा या हिंदू समुदाय हारेगा। और जब कोई भी समुदाय अगर हारे तो कन्फर्म है दंगे या विरोध होना तो निश्चित है। तो इन्होंने कहा कि आप इसको बाहर सोल्व कर लो, और बाहर सोल्व हो नहीं पाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अब हम ही सोल्व करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ तो छूट गई, एक चीज़ याद रखना, बाहर ये जो इन्होंने कहा है कि बाहर सुलझा लो,
इसके लिए इन्होंने 2002 में भी, जब सरकार थी अपनी, किसकी, अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी सेंटर में, तो इन्होंने 2002 में सरकार में आते ही अयोध्या आयोग का गठन किया था। और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे शत्रुघ्न जी। उनको कहा था, उनको मीडिएटर बनाया था, उनको बोले कि भाई आप हिंदू समुदाय से भी बात करो और मुस्लिम समुदाय से भी बात करो और आप मीडिएटर बन जाओ, इसका जो मामला है वो आप वहीं पे सोल्व कर दो। लेकिन ये यहाँ भी सोल्व नहीं हो पाया। अब जाके इन्होंने 5 जजों की एक बेंच तैयार की, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 5 जजों की बेंच तैयार की दोस्तों, और अपने जो मेन जज हैं उनको बिठाया और बोले कि भाई इस मामले का अब तो फैसला करना ही पड़ेगा। तो 5 जो जज थे उनमें से एक थे जस्टिस रंजन गोगोई, और दूसरे थे एस.ए. बोबडे और डी.वाई. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण, और जो लास्ट 5वें जज थे वो थे एस. अब्दुल नजीर। अब दोस्तों रंजन गोगोई इसके अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। और अभी ये क्या है? चीफ जस्टिस हैं। और दोस्तों जैसे ही रंजन गोगोई जी रिटायर होंगे, उनके बाद जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं एस.ए. बोबडे। तो ये याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? वो है एस.ए. बोबडे। तो दोस्तों इनकी एक बेंच तैयार की जाती है। तो ये कमेटी को बुलाते हैं, जो तीनों कमेटी थी जिन्होंने केस कर रखा था, उनको बुलाया जाता है और बोला जाता है कि बताओ भाई आपको क्या चाहिए। तो जो निर्मोही अखाड़ा है वो कहते हैं कि हमें सर मेन पार्ट दे दो, जहाँ पे रामलला की मूर्ति मिली थी वो मेन पार्ट हमें दे दो। लेकिन फिर सुन्नी बोर्ड है वो बोलते हैं कि नहीं, मेन पार्ट तो हमें चाहिए, मेन पार्ट है वो हमें चाहिए। और प्लस जो मस्जिद गिराई गई थी उसका हमें दोबारा से, या मस्जिद दोबारा से बनवा के दो। अब बारी आती है रामलला विराजमान की। तो ये तो कहते हैं कि हमें मेन पार्ट भी चाहिए और बाहर भी, मतलब सारा का सारा जो एरिया है, जितनी भूमि पर विवाद था वो पूरा एरिया हमें चाहिए। अब जो निर्मोही अखाड़ा की तरफ से केस लड़ रहे थे उन वकीलों के नाम, मतलब जो इन तीनों कमेटी की तरफ से केस लड़ रहे थे उन वकीलों के नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो निर्मोही अखाड़ा से जो केस लड़ रहे थे उनका नाम है सुशील कुमार जैन, और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से केस लड़ रहे थे उनका नाम है राजीव धवन। और जो रामलला विराजमान जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करती है किसको? रामलला की मूर्ति को, जो निकली थी वहाँ से मिली थी, वो उनके जो वकील हैं वो है C.S. विद्यानाथन। वो कौन है दोस्तों? फिर क्या करता है कोर्ट, जो अभी मैंने बताया कि अगर 2 व्यक्ति कोर्ट में केस करते हैं तो कन्फर्म है एक तो हारेगा और एक जीतेगा। तो कोर्ट ने उसी को ध्यान में रखते हुए फैसला किया कि भाई क्यों ना मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का यूज किया जाए। उन्होंने उन तीनों कमेटी को बारी बारी बुलाया और उनसे पूछा कि अगर आप ये केस हार जाते हैं तो आपको, अगर जो आपने बोला है कि हमें ये चाहिए, जैसे निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि हमें मेन पार्ट चाहिए, तो उनसे कहा गया कि आप केस हार जाते हैं तो आपको मेन पार्ट ना मिलके और क्या दे दिया जाए कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो बारी बारी तीनों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि अगर आप केस हार जाते हैं तो आपको अपना दूसरा ऑप्शन लिखो कि हमें ये मिल जाए, हम इसमें खुश रहेंगे। तो दोस्तों शुरुआत होती है 6 अगस्त से और 16 अक्टूबर तक लगभग 40 दिन तक
40 दिन तक ये सुनवाई चलती है, 40 दिन तक सुनवाई चलती है। और दोस्तों 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी हो जाती है और वो अपना फैसला अंतिम रूप से तैयार करने के लिए रख देते हैं। और आपस में जो 5 जज हैं उनकी आपस में भाई ग्रुप डिस्कशन भी होगा अंतिम फैसले पे आने से पहले हर चीज़। तो लगभग 200 घंटों की बहस के बाद 1045 पेज की रिपोर्ट वो तैयार करते हैं और 9 नवंबर 2019 को वो अपना अंतिम फैसला सुना देते हैं। और दोस्तों जो ये मामला था, जो उनका फैसला जब आया तो 45 मिनट तक लगातार ये फैसला सुनाया गया। मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक जब ये फैसला सुनाया गया तो वो 45 मिनट तक सुनाया गया था। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है यहाँ पे कि इन्होंने 1045 पेज की रिपोर्ट सौंपी। तो दोस्तों पीछे जो बात की थी लिब्रान आयोग या कमेटी की, तो दोस्तों उन्होंने भी जो रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों वो 8189 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। और 2010 में अपने प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट सौंपी थी। और जिस टाइम जो अपने प्रधानमंत्री जी थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी। तो दोस्तों उनका जो 5 जज थे उन्होंने अपना अंतिम फैसला सुनाया और बोले कि जो विवादित भूमि है 2.77 एकड़। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि विवाद कितनी भूमि पे था, अगर एग्जाम में आ जाए कि अयोध्या विवाद कितनी भूमि पे था तो दोस्तों वो था 2.77 एकड़ पर। ये दोस्तों रामलला विराजमान कमेटी को दे दी जाती है और कह देते हैं कि भाई ये ज़मीन आपकी है, आपका इस पे क्या है, अधिकार है, आप इस पे मंदिर बनवाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ तक 2.77 एकड़ रामलला विराजमान को दे दी, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय को भाई उनकी अगर उनका भी लगा लो, वो लगभग 400 साढ़े 400 साल से नमाज अदा करते आ रहे हैं, तो अगर उनको भी कुछ ना मिले तो दोस्तों ये तो सुप्रीम कोर्ट चाहता नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज़ चाहता है कि सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 एकड़ की ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे देता है और बोलता है कि आप इसमें अपनी मस्जिद बना लीजिए। तो दोस्तों 5 राम मंदिर के हक में फैसला दे दिया जाता है। अब राम मंदिर बनाने की बारी आती है। तो दोस्तों अब के बाद जितना भी टॉपिक यहाँ पे आएगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ मान लो अपन अपना घर ही बनवाते हैं तो सबसे पहले तो एक नक्शा तैयार किया जाता है और उसी के लिए हमें कोई वास्तुकार चाहिए होता है। तो यहाँ पे राम मंदिर को बनाने के लिए जो वास्तुकार तय किया गया वो थे अपने चंद्रकांत सोमपुरा जी, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, गुजरात से। दोस्तों जो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं वो कहाँ से हैं, गुजरात से। तो वास्तुकार डिसाइड हो जाता है कि ये क्या करेंगे, ये उसका राम मंदिर का नक्शा तैयार करेंगे। इसके बाद एक ट्रस्ट बनाया जाता है जिनकी देख रेख में राम मंदिर बनेगा। तो दोस्तों उस ट्रस्ट का नाम रखा जाता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अब दोस्तों ट्रस्ट बन के तैयार हो जाता है तो उसके लिए अध्यक्ष चाहिए, एक प्रेसिडेंट चाहिए। तो दोस्तों उस ट्रस्ट का जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं अपने महंत नृत्य गोपाल दास जी। कौन बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी। और जो सचिव बनते हैं वो कौन है दोस्तों, वो है चंपत राय जी। वो कौन है, वो है चंपत राय जी। और जो कोष अध्यक्ष बनते हैं, जो रुपए का पूरा लेन देन संभालेंगे, वो है अपने गोविंद गिरी जी। कौन है दोस्तों, गोविंद गिरी जी।
अब यहाँ तक दोस्तों क्या होता है कि वास्तुकार भी डिसाइड हो जाता है, एक ट्रस्ट बना दिया जाता है। तो दोस्तों अब अपन घर बनाते हैं तो उसके लिए या तो अपन कोई कंपनी को ठेका देते हैं कि भाई इस टाइप में ये घर बनाना है, आप हमें रुपए बता दो, लगभग इतने रुपए भाई लगेंगे, या अपन कोई मिस्त्री देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक कंपनी को क्या किया गया, ठेका दिया गया, क्या करवाने के लिए, राम मंदिर बनवाने के लिए। तो दोस्तों ये कंपनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम मंदिर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है L&T, और L&T की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है लार्सन एंड टोब्रो। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी की जब स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 7 फरवरी 1938 को। और इनके जो MD या CEO हैं वो है MN सुब्रमण्यम। वो कौन है दोस्तों, वो है MN सुब्रमण्यम। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों मुंबई में। तो देखो दोस्तों वास्तुकार डिसाइड हो गया, एक ट्रस्ट बन के तैयार हो गया, और जो कंपनी राम मंदिर को बनाएगी वो कंपनी भी, उस कंपनी को भी डिसाइड कर लिया गया कि भाई कौन सी कंपनी राम मंदिर को बनाएगी। अब बारी आती है किसकी दोस्तों, अब बारी आती है कि राम मंदिर जो बनेगा वो भाई कितना ऊंचा होगा, कितनी मंजिल होंगी, कितने रुपए लगेंगे, कितना समय लगेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उनकी है कि ऊंचाई की। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी, वो कब आई थी, वो 1988 में आई थी। तो उस रिपोर्ट में भी मंदिर के बारे में कुछ बातें दी गई थी कि उसकी ऊंचाई या पिलर या दरवाजे कितने होंगे। तो उनकी बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो ऊंचाई होगी वो होगी 161 फीट, और पहले कितनी थी, 141 फीट। अब जो पिलरों की संख्या होगी दोस्तों वो होगी 360, लेकिन दोस्तों 1988 की रिपोर्ट में कितनी थी, 212। और अब जो दरवाजे बनने हैं, जो लगने हैं, वो कितने होंगे दोस्तों, 24। और जो मंजिल होंगी वो कितनी होगी, 3 मंजिल, मतलब 3 मंजिली अपना मंदिर बनेगा। और पहले जो बनना था वो कितना बनना था, 2 मंजिली मंदिर बनना था। और जो गुंबद की संख्या होगी जो वो कितनी होगी दोस्तों, वो होंगी उसमें 5। तो दोस्तों ये तैयार कर दिया जाता है कि इसमें कितने पिलर होंगे, कितने दरवाजे होंगे, या कितनी मंजिल होंगी। अब दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं एक्स्ट्रा। तो इसमें जो लगभग खर्चा आएगा, मंदिर में लगभग जो खर्चा आएगा वो एस्टिमेट लगाया गया है दोस्तों, कितना, 300 करोड़ का। कितना खर्चा आएगा दोस्तों, 300 करोड़ का। और दोस्तों लगभग जो इसमें समय लगेगा बनने में, जो समय लगेगा वो बताया गया है 3.5 साल का समय, कि 3.5 साल में हम मंदिर को बना के तैयार कर देंगे। अब दोस्तों थोड़ी सी अयोध्या के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है अयोध्या के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दोस्तों अयोध्या का जो पुराना नाम है वो है अवध। वो क्या नाम है दोस्तों, अवध नाम है। और जो ये अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। ये किसके किनारे बसी हुई है, सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। और दोस्तों अयोध्या का जो पुराना नाम है अवध, कई बार इसको बताया जाता है कि इसका नाम फैजाबाद था। जो पुराना नाम था वो क्या था दोस्तों, फैजाबाद। लेकिन दोस्तों ये सरासर क्या है, गलत है। क्योंकि अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर, लगभग 10 किलोमीटर दूर अयोध्या जैसे ही परिपूर्णिया कह सकते हैं कि अयोध्या की जुड़वा बहन फैजाबाद नाम का नगर हुआ करता था, जो लगभग अयोध्या के जैसे ही था, जो सर्व संपन्न था। और दोस्तों ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वर्तमान का, जो ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो वर्तमान जो यूपी के
अपने मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आदित्य नाथ योगी, या योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों, वो हैं आनंदी बेन पटेल। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वह है दोस्तों लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? वो है लखनऊ। तो दोस्तों हमने आज लगभग या पूर्णतः राम मंदिर का पूरा इतिहास बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आज पढ़ा। और ऐसी ही नई नई वीडियो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोस्तों आपको मिलती रहेंगी। किस पे? एग्ज़ाम बूस्ट पे दोस्तों, एग्ज़ाम बूस्ट पे। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।